ठीक है। तो बैंक का एसेट क्या होगा? बैंक जो लोन दिया है किसी कंपनी को, तो उसके लिए वो बैंक के लिए क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। और बैंक के लिए जो है कि लायबिलिटी क्या होगा? तो डिपॉजिटर्स जितना का जो डिपॉजिट। डिपॉजिट है बैंक में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। ठीक है। अब जब बात अच्छा। करेंगे हम लोग नेट वर्थ ऑफ द बैंक, तो उसमें क्या होगा कि एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट बैंक का क्या है कि जो उन्होंने दिया है किसी कंपनी को लोन, वो एसेट है। और लायबिलिटी क्या है? जो डिपॉजिटर्स का पैसा है। जब इस दोनों को घटा देंगे, एसेट में लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? नेट वर्थ ऑफ द बैंक कहलाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। का एसेट होगा, बैंक के लिए एसेट होगा। लोन किसी कंपनी को दिया जाना वो बैंक के लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि बैंक उस कंपनी के मालिक से अपना पैसा वापस मांगेगा। और आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, वो बैंक के लिए जो है कि लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा बैंक से वापस मांगिएगा। ठीक है। तो एसेट ऑफ द बैंक क्या होता है, लायबिलिटीज ऑफ द बैंक क्या होता है, पता चल गया। जी। ठीक है। उसके बाद है कि नेटवर्थ ऑफ द बैंक। तो नेटवर्थ किसी का निकालना तो क्या होगा कि जो उसकी संपत्ति है और जो उस पे देनदारी है, उस दोनों को घटा देंगे। तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेटवर्थ ऑफ द बैंक। बैंक की संपूर्ण संपत्ति हो जाएगी। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नेटवर्थ ऑफ द बैंक क्या होगा? तो एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट भी समझ गए बैंक के लिए क्या होगा, और लायबिलिटीज भी आप समझ गए बैंक के लिए क्या होगा। उसके बाद सर फिर कुछ। सर क्या पूछना? ठीक। उसके बाद है कि डिमांड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक। तो डिमांड लायबिलिटीज के लिए मैंने बताया था कि डिमांड लायबिलिटी क्या होगा कि जो ऑन डिमांड उसको मांगा जा सके। तो देखिए, जैसे कि दो तरीके का मैंने बताया था ना, एक डिमांड डिपॉजिट, एक जो है कि टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होगा? जो कि करेंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, तुरंत भी जा करके कोई मांग सकता है। सेविंग अकाउंट में पैसा है, तुरंत जाएगा कोई निकाल लेगा अपना पैसा। तो जैसे डिमांड ड्राफ्ट है, जो डिमांड ड्राफ्ट आप बैंक में बजाने के लिए देते हैं, तो आप जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट अपना लेकर के वो बैंक से ले लेते हैं पैसा। तो जिस भी मामले में आप बैंक से पैसा ले लेते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? डिमांड लायबिलिटीज ऑफ बैंक। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी होगा बैंक का? डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी ऑफ बैंक नहीं है। लेकिन ओवर ड्यू बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो ओवर ड्यू बैलेंस हो जाता है, वो क्या है? डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक हो जाता है। उसके बाद होता है एक अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है? तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके दादाजी का पैसा है, अब दादाजी रहे ही नहीं, पता चल रहा है कि पिछले 20 वर्ष से उस अकाउंट में कोई पैसा लेने के लिए गया ही नहीं। कोई व्यक्ति था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा परिवार ही नहीं बचा है, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट है। तो अनक्लेम डिपॉजिट ये भी हो सकता है, जैसे कि क्या कहते हैं, एक होता है ना, हाँ, तो जैसे कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो उसका पैसा क्लेम करने के लिए कौन जाएगा? नॉमिनी जाएगा। तो हो सकता है कि अगले 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक कोई जाए ही नहीं उसको क्लेम करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म बहुत फेमस है, ये आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है ना, ये सीडीआर, ये बहुत फेमस है। ये चीज क्या होता है, इसको समझिए। करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता है proportion ऑफ फंड हेल्ड बाय द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ करेंसी कंपेयर टू देयर होल्डिंग इन बैंक डिपॉजिट। सीडीआर क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा सर्कुलेशन में है, और कितना पैसा डिमांड डिपॉजिट में है बैंक का। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करेंसी डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर इसको बोला जाता है। ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझे करेंसी डिपॉजिट रेशियो को, कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो व्यक्ति के पास पैसा है, ठीक है, बटे डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, उस पैसे में से कितना पैसा व्यक्ति ने बैंक में जमा कराया है, तो इसको क्या बोला जाता है? सीडीआर। बिहार के लोगों ने अपना बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, लेकिन बिहार के लोगों को लोन कितना मिला? तो 80,000 करोड़ रुपए में से मान लो कि 20,000 करोड़ रुपए का ही लोन मिला बिहार के लोगों को, और 60,000 करोड़ रुपए का जो लोन था, वो किसी और स्टेट के लोगों को मिल गया। तो बिहार का सीडीआर रेशियो अच्छा होने के बावजूद भी के लोगों ने बिहार के बैंक में पैसा रखा है, बिहार के बैंक के ब्रांच में पैसा रखा है, लेकिन वो उस पैसे का लोन किसको मिलना चाहिए? पहला हक तो बिहार के ही लोगों को मिलता है, बनता है। लेकिन वो लोन बिहार के लोगों को नहीं दिया जाता है बैंक के द्वारा। लोन किसको दिया जाता है? मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का जो सीबी स्कोर है वो बेहतर है।
उस बैंक को ये फील होता है कि ये पैसा मेरा बिहार वाला डुबा देगा, वो जो बड़े उद्योगपति हैं अलग अलग जगहों पे, वो पैसा मेरा जो है कि नहीं डुबाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि बिहार का सीडीआर रेशियो ऊंचा रहने के बाद भी बिहार के लोगों को लोन नहीं मिलता है। सीडीआर रेशियो समझ में आ गया? से रखते हैं जमा करके। जैसे उनके पास अगर 1,000 रुपए है तो 500-600 जमा करके रखते हैं। तो इस तरीके से बिहार का सीडीआर रेशियो जाता है। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया जो आरती बताई? यस सर। लेकिन ओके। ये चीज जो आप अंतिम में जो आप सर बोले कि बिहार के लोगों को लोन नहीं मिलता, वो क्यों सर? क्यों नहीं उसको मिलता थोड़ा है? समझ। देखो होता क्या है, लोन देने के लिए आपको आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है कि आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो कितना जल्दी उसको चुकाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और चुकाते नहीं हैं तो फिर आपका क्रेडिट क्या होगा? खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सिविल स्कोर ही आपको डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या हाँ, नहीं। लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बिल्कुल सिविल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ए क्लॉज ऑफ बासेल नॉर्म्स। ये बासेल नॉर्म्स क्या है ये जानते हैं? हाँ, बैंकिंग का ये यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में है ना, एक एक क्लॉज ऑफ द बासेल थ्री नॉर्म्स, अंडर इट बैंक्स आर सपोज टू मेंटेन इनफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देयर नीड्स फॉर द नेक्स्ट 30 days सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्चुअल फाइनेंशियल स्ट्रेस इफ सच सिचुएशन अराइज इन इकोनॉमी। ठीक है, तो समझ में आया बुंदा कि बैंक के पास 30 दिनों का लिक्विडिटी यानी कि 30 दिनों का कैश हमेशा रहना चाहिए, ये बासेल नॉर्म के तहत कहा गया था। और क्या कहते हैं कि इतने 30 दिनों तक अगर पैसा नहीं रखता है बैंक, मान लो कि किसी तरीके का जो है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है या इकोनॉमी का सिचुएशन खराब हो जाता है, तो उस समय जो है कि बैंक को काम करने के लिए इतना पैसा आपको लिक्विड फॉर्म में मतलब क्या होता है कि कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, कोई मतलब सरकार के बॉन्ड के फॉर्म में वो रूल रहता है कि किस किस में आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे CRR रहता है तो कैश रिजर्व रेशियो है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा कैश के ही फॉर्म में रखा जाता है। फिर SLR आता है, उसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो उसको बोला जाता है, उसमें जो है कि कुछ गोल्ड के फॉर्म में, कुछ जो है कि गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में, इस तरीके से वो रखा जाता है। अभी वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही समझना है कि 30 दिन तक का पैसा बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। ये वो अकाउंट है कि जब भारत जो देखो है विदेशों में अपनी अकाउंट नॉस्ट्रो खोलता है तो अकाउंट का नॉस्ट्रो, मतलब होता है कि इंडियन बैंक्स इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, सॉरी, और वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है फॉरेन बैंक्स इन इंडिया विद देयर करस्पॉन्डिंग बैंकिंग इज कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट। मतलब नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि विदेशों में जो भारतीय बैंक हैं या विदेश में जो भारत का खाता खुला हुआ है, ठीक है, भारतीय बैंकों का खाता है, उसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। नॉस्ट्रो, और क्या कहते हैं कि विदेशी देश का भारत में जो खाता खुला हुआ है उसको वॉस्ट्रो बोलेंगे। समझो इसको कैसे। जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम लोग पहले जो क्या क्या करते थे, तेल खरीदते थे वो डॉलर में खरीदते थे। लेकिन जब से स्विफ्ट बैन लगा है, स्विफ्ट बैन अभी समझेंगे, जब से ये बैन लग गया कि रसिया अब डॉलर में पेमेंट ही नहीं कर सकता है, डॉलर में जो है कि चीजें रसिया तेल नहीं बेच सकता है, जब से ये बैन लगाया गया तो फिर उसी समय से ये टर्म जो है कि आपका आया है चर्चा में। तो उसमें दो तरीके के अकाउंट खोलने होते हैं, एक नॉस्ट्रो अकाउंट, एक वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट कौन खोलेगा? जैसे कि भारत का SBI जाके रूस के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोला, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। और रूस का मतलब कि कोई बैंक है, रशियन बैंक है, वो भारत में आके अकाउंट खोले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि रूपी में और रशिया के करेंसी में जो है कि ट्रेड होना स्टार्ट होगा। अब पहले क्या होता था? रुपये से फिर डॉलर, डॉलर से फिर रशिया का करेंसी। ठीक है, क्या है रशिया का? रूबेल रूबल रूबल, रूबल 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 है। हाँ, तो आप बहुत लंबा टर्म सुने होंगे बीच में कि रूपी रूबल ट्रेड स्टार्ट हो गया। तो उससे में क्या होता है कि भारत क्या करेगा, अब रसिया के बैंक में जाकर के जो पैसा जमा करेगा वो रूपी के फॉर्म में जमा करेगा, और जो रसिया का क्या करेगा, रसिया जो पैसा देगा वो रूबल के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो ये होता क्या है इसमें कि भारत का अपना रुपया डॉलर में चेंज नहीं करना पड़ा, रसिया को भी अपना रुपया डॉलर में चेंज नहीं करना पड़ा। सीधा जो है कि भारत ने अगर उससे तेल खरीदा तो उसको जो है कि रुपया दे दिया, और रूस मान लो भारत से खाद्य सामग्री खरीदा
तो रूस ने भारत को क्या दे दिया? रूबल दे दिया। अब ना तो भारत का पैसा रसिया में चलने वाला है, ना रसिया का पैसा भारत में चलने वाला है, तो इस पैसे का होगा क्या? तो वो लोग क्या करते हैं फिर, मान लो कि फिर कोई दूसरा सामान खरीदा, भारत ने तेल खरीदा, फिर रसिया ने जो है कि इस बार आम खरीदा, तो क्या करेगा? जो भारत का रुपया है वो रुपये के फॉर्म में लौटाएगा, और जो रूस का यहाँ पे रूबल रखा हुआ है, तेल खरीदने के समय क्या करेगा? उसी रूबल को लौटा देगा। तो ये होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, एक भारत का देश, भारत का बैंक वहां पे खोलेगा खाता, और एक जो है कि विदेशी बैंक यहाँ भारत में खोलेगा खाता। ठीक है, हुआ इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ये भी समझ लो थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये हुआ कि रूस जो है कि बहुत सारा, भारत क्या करता है, रूस से बहुत सारा कच्चा तेल आयात करता है। ठीक है, तो बहुत सारा रुपया क्या देगा? रूस को देगा भारत। लेकिन रसिया जो है कि इतना ट्रेड भारत के साथ नहीं करता है कि आम खरीद लिया और जो है कि जामुन खरीद लिया, ऐसा कुछ खरीदता नहीं है। बहुत सारा कुछ क्या कर देगा रसिया, भारत से रसिया? तो रुपया क्या हो जाएगा? रूस के पास बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रूबल क्या होगा? भारत के पास कम होगा। तो जब कम रूबल होगा तो फिर भारत क्या करेगा? अपना जितना सा रूबल हुआ है उसको फिर उससे फिर तेल खरीद लेगा। लेकिन अगर मान लो रूस के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है रुपया के फॉर्म में, और भारत का रुपया हर बहुत सारे देशों में चलता उलता है नहीं, ठीक है, तो रूस के पास अब मान लो ये रुपया जाकर के जमा होगा तो क्या हो जाएगा? कागज का ढेर वहां जमा है ना, जब तक चलेगा नहीं। तो डॉलर हो तो कहीं भी चल जाएगा, किसी भी देश में चल जाएगा। तो ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खुला तो था बहुत अच्छे से, लेकिन बाद में रसिया को प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उसके पास रुपया जो है बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगा। ठीक है, तो नॉस्ट्रो वोस्ट्रो समझ गए। अब है एक स्विफ्ट सिस्टम, ये भी रसिया यूक्रेन के वार के समय ही चर्चा में आया था। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म समझ लो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है पता है? जैसे कि भारत से आपने क्या कहते हैं, रसिया के किसी मतलब कि भारत के मुकेश अंबानी ने रसिया के किसी जो है कि बिजनेसमैन को पेमेंट किया। ठीक है, तो अब भारत के मुकेश अंबानी का मान लो खाता स्टेट बैंक में है, रूस वाले का खाता किसी रशियन बैंक में है, यहाँ से पेमेंट गया उसको। ये बात सही है कि उसमें डॉलर में पेमेंट होता था, तो एक्सचेंज होता था पैसा डॉलर में जाकर के, लेकिन ये कौन तय करेगा कि उसका नो योर कस्टमर कौन जानेगा कि हाँ ये उसी बंदे का अकाउंट है, ये उसी कंपनी का अकाउंट है? तो उसी व्यक्ति का ये अकाउंट है, उसी को बोला जाता था सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे ही उस रशियन क्या कहते हैं बिजनेसमैन का अकाउंट यहाँ एसबीआई का मैनेजर दापता था, तो पता चल जाता था स्विफ्ट सिस्टम से कि हाँ ये इसी जो है कि रशियन तेल कंपनी के मालिक का ये अकाउंट है, और इसको पैसा जो है कि यहाँ से भेज दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद रूस को क्या किया गया? स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया। अब यानी कि रूस का जितना भी बैंक स्विफ्ट सिस्टम से लिंक था, जितना भी अकाउंट लिंक था, तुरंत जैसे यूपीआई करते हैं ना, पता चल जाता है कि हाँ ये मुकेश कुमार का है, ये फलना चाय भंडार का यूपीआई है। उसके पीछे किसी ना किसी का तो होगा ना टेक्नोलॉजी, जो बैंक से लिंक करके रखा होगा, तभी तो आइडेंटिफाई कर लेता है। क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पीछे से नाम निकल जाता है चौरसिया पान भंडार। तो उसी तरीके से स्विफ्ट सिस्टम भी था। अब मान लो कि रूस के सारे अकाउंट को स्विफ्ट सिस्टम से ही हटा दिया जाए, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये अकाउंट किसका है नहीं है? ठीक है, नो योर कस्टमर कैसे पता चलेगा? तो इसी को बोला जाता था स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम से कोई बैंकिंग का सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि ये इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का एक माध्यम था। यह जो है कि इट इज ए मैसेजिंग नेटवर्क यूज बाय बैंक टू सिक्योरली सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन सच एज मनी ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। स्पष्ट तरीके से पता चल रहा है कि ये क्या था, एक मैसेजिंग नेटवर्क था जो बैंक के द्वारा यूज किया जाता था सिक्योरली पैसा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसका इंफॉर्मेशन, उसका नो योर कस्टमर जानने के लिए। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा ये। जी देखो अब है ये टाइप्स ऑफ बैंक और उसके रेगुलेटर कौन होते हैं, तो ये बहुत आसान है। कॉमर्शियल बैंक, अभी रिपीट है सो थोड़ा रिपीट कर। ठीक, ओके, चलिए बढ़िया आगे। तो ये स्विफ्ट सिस्टम हो गया। अब यहाँ है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक्ट आया था। यहाँ पे है कि बैंक और रेगुलेटर कौन है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। जो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसका रेगुलेटर कौन है? कॉमर्शियल बैंक मतलब कि क्या, वही शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है जो शेड्यूल सेकंड में है, इसी को कॉमर्शियल बैंक भी बोला जाता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब क्या हो गया, सारा का सारा बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक ही है। कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव में बताए थे हम कि स्टेट कोऑपरेटिव होता है,
सिंगल स्टेट में रूरल कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव होता है एक ही स्टेट के अंदर होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसके बाद कोऑपरेटिव होता है मल्टी स्टेट वाला, ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज वाला, ठीक है। तो देखो अब एक ही बात तुम जानो कि सब बैंकों का मालिक, सब बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई ही हो गया है, सिर्फ स्टेट वाला जो है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़ के, ठीक है। हमने पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे ये क्या कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, तो उसमें बताया था कि 2020 के इसी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आरबीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट, कौन म्यूट करो, आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक का क्या कौन हो गया था, पहले स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता था वही इसको रेगुलेट करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये आरबीआई जो है ये स्टेट, अरे कौन है, देखो तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 2020 के बाद जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, कोऑपरेटिव बैंक का पहले रेगुलेशन कौन करता था, तो स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी किया करता था, लेकिन वो लोग ठीक से बैंकों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो फिर क्या किया गया कि अब सारे बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के पास दे दिया गया है, सिर्फ कोऑपरेटिव जो सिंगल स्टेट में है वो भी ग्रामीण क्षेत्र वाला जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका ही, हाउ मच टू पे इंटरव्यू प्रोग्राम बाद में पे करना, कोऑपरेटिव सिंगल स्टेट बैंक जो है उसका ही सिर्फ मालिक कौन बच गया है, आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ही दो रेगुलेटर हैं, बाद बाकी सभी बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के पास चला गया है। और एक याद रखना आपको कि कोऑपरेटिव जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये रेगुलेट करता है, और इसका वैकेंसी बकायदे निकलता भी है, ठीक है, बीपीएससी से ही निकलता है इसका वैकेंसी। तो तुम समझो कि बैंक का एक टाइप का मालिक हो जाओगे, छुटको बैंक का, ठीक है। अब देखें फिर आसान मुद्दा है, तुरंत समझ में आ जाएगा, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो फॉर्मल सेक्टर लोन क्या हो जाएगा कि लोन जो आप बैंक से लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है उससे लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉर्मल सेक्टर लोन। इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या बोला जाएगा, जैसे कि आप अपने किसी दोस्त से पैसा ले लिए, किसी जो है कि गांव में साहूकार होता है उससे पैसा ले लिए, किसी रिलेटिव से पैसा ले लिए, किसी फ्रेंड से उधार ले लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर का उधार। फॉर्मल सेक्टर का उधार क्या होगा कि आपने बैंकिंग सिस्टम से जाके पैसा उठाया है, चाहे आरबीआई से लिया हो, जिससे भी लिया हो, कोऑपरेटिव बैंक से लिया हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिया हो, लेकिन उसमें क्या है कि एक रेगुलेशन है, एक रेगुलेशन के तहत पैसा मिलेगा। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कि दोस्त को थोड़ा सा बोल दिए भाई पैसा दे दो तो दे दो, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए। जी सर। ठीक है, उसके बाद होता है कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल क्या है, एसेट है, जैसे कि सच लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, डिपॉजिट हो गया विद बैंक्स हो गया, ये सब जो गारंटी में देते हैं, आपको पता होगा कोलेटरल, ये जानते ही हैं, ठीक है। जी उसके बाद ये शैडो बैंकिंग है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये इसको जो है कि क्या कहते हैं, शैडो बैंकिंग और कोर, ये ट्रेजर लोन है, ये ट्रेजर लोन बहुत पुराना हो चुका है, इसको कोई पूछता भी नहीं है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को जान लीजिए ये नया है, ठीक है। इन्होंने देखिए शैडो बैंकिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पे आते हैं, दिख रहे हैं, देखो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम क्या होता है ना कि ये स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं। आप समझ रहे हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में कोई खाता हुआ तो खुलने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक तो इसका एसेट साइज जो है कि 100 करोड़ से ऊपर का रहता है, और ये जो है कि क्या करते हैं कि ये बिजनेस एक्विजिशन का काम करते हैं, मतलब उसका क्या करेगा, शेयर खरीद लेगा, सिक्योरिटी खरीद लेगा, ये विद सर्टेन कंडीशन पे ये सब जो है कि खरीद लेता है, किसी बड़े बड़े बिजनेस को ही एक्वायर कर लेता है इसको, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसका ध्यान किस पे है, जिसका बिजनेस डूब रहा है उसको उठाओ, ठीक है। तो ये इसका काम वो उसी कोर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में ही है, इसलिए इसको कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बोला जाता है। अब अगला मुद्दा है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये आप लोग जानते होंगे, देखिए इसको पढ़िए ऐसे ही समझ में आ जाएगा, इकोनॉमिक स्टफ नहीं होता है, पढ़ते हैं सुनिए आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ रूरल पुअर, ठीक है, जैसे कि पार्टिकुलरली वोमेन, ठीक है, जो हु देमसेल्फ मैनेज देयर ग्रुप्स, ठीक है, बाय पुलिंग देयर रिसोर्स, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड,
फॉर द लोन फ्रॉम द ग्रुप। समझ में आया कि बताना पड़ेगा जी क्या है जी कोर? ये मतलब कि ये ऑर्गेनाइज ग्रुप है, कुछ महिलाओं का ग्रुप है, मतलब महिला नहीं पुरुष भी हो सकता है। जब महिलाएं ज्यादा रहती हैं इसलिए पार्टिकुलरली वुमेन लिखा गया है। ग्रामीण गरीब पीपुल का जो है कि एक ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि खुद से ही जो है कि पैसा जमा करते हैं, खुद के रिसोर्स से पैसा जमा करते हैं कि 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, 500 रुपया महीना। ठीक है। और वहां पे जब जो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं उसको लोन लेने के लिए कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है कि ये मेरा बकरी है आप गिरवी रख लीजिए या मेरा सोना का चैन है गिरवी रख लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम भी देखो इस टाइप के बैंक में क्या होता है इसको समझो। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला बैंक जो है कि नॉर्मल बैंक से अलग है। नॉर्मल बैंक में क्या है कि जो से मान लो कि किसी बड़े व्यक्ति का किसी छोटे छोटे व्यक्ति का भी पैसा लगा हुआ है, बड़े व्यक्ति का भी पैसा लगा हुआ है, और लोन कोई व्यक्ति और वो कोई तीसरा ही लेके चला जा रहा है। ठीक है। जो कि जिसका कि उस बैंक में खाता है लेकिन मान लो कि कुछ भी डिपॉजिट उसका नहीं है, फिर भी वो अपना सिविल स्कोर दिखा करके बहुत बड़ा लोन ले सकता है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि मान लो 25 लोग 30 लोग मिल गया, 40 लोग मिला उस ग्रुप में, 40 महिलाएं हैं, 40 महिलाएं की क्या करेंगी कि अपने पति से 100 रुपया बचा करके जमा करेगी। ठीक है। तो 40 महिलाओं ने 100 रुपया जमा किया, कितना हुआ? 4,000। कितना? 4,000 4,000 4,000 हुआ। 4,000 ठीक है। अब देखो उसी 40 महिला में से मान लो 2 को लोन का जरूरत पड़ गया, तो 2 महिलाएं क्या करेंगे कि हमको जो है कि आप 1,000 रुपया दीजिए, फिर एक महिला बोली कि हमको 1,500 रुपया लोन दीजिए। एक महिला को बकरी खरीदना है और एक महिला का बच्चा बीमार हो गया। ठीक है। तो वो उसको उस समय जो है ना उस महिला को उसी ग्रुप के महिलाओं को ही लोन मिलता है, तो वो कोलेटरल नहीं देती है। ठीक है। उसके बाद अब समझो ये ग्रुप समझ में आ गया। आफ्टर ए ईयर और 2 ईयर के बाद ये ग्रुप जो है कि इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, वो सेविंग अगर करता है तो ये ग्रुप जो है कि एलिजिबल हो जाता है फ्रॉम लोन फ्रॉम द बैंक्स। क्या होता है कि मान लो 2 साल तक वो ग्रुप चला, 2 साल तक वो जब ग्रुप चला तो ग्रुप चलने के बाद मतलब 4-4 हजार करके जो है कि उसमें अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, मान लो 50-60 हजार रुपया जमा हो गया। तो अब जो खाता खुलेगा बैंक में उस ग्रुप के नाम से खुलेगा, किसी पर्टिकुलर महिला के नाम से नहीं। ठीक है। जैसे कल्याणी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से खाता खुलेगा, वो कल्याणी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से खाता खुलेगा। अब वो क्या उस खाते पे जो है कि 60,000 रुपए जमा है, तो उस 60,000 रुपए के एवज में फिर बैंक जो है कि उसको कुछ लोन दे सकता है कि लीजिए 50,000 रुपए का लोन आपको हमने दिया। तो 60,000 रुपया पहले से था, 50,000 रुपए का लोन और आ गया। अब क्या होगा कि उस ग्रुप से महिलाएं पैसा उठाएंगी। अब चूंकि 60,000 रुपया उन लोगों का अपना भी जमा था, 50,000 रुपया बैंक से भी मिल गया, तो अब महिला क्या करेगी? मान लो एक महिला 10,000 रुपया निकालेगी और खरीदेगी गाय। ठीक है। तो उसको अब देखो कि और ये जो है कि अगर मान लो कि क्या कहते हैं लोन में फेल होता है या कुछ भी होता है, तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ग्रुप का होगा। यहाँ पे लिखो इट इज द ग्रुप हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ग्रुप ही उस क्या कहते हैं लोन के लिए उस लोन के रीपेमेंट के लिए बैंक को रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कौन बनाया था इसको आप अभी जानते होंगे, ये बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप can be traced from Grameen Bank of the Bangladesh, which was formed by Mohammad Yunus in India. NABARD initiated by अरे यार इसका क्या मतलब था? इस लाइन को लिख देने का यहाँ से। ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये खोला गया था, मतलब कि ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का एक कॉन्सेप्ट था, उसी से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप निकल के आया है। ठीक है। The regional rural banks and scheduled commercial bank supports SHG। जो ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक होता है और शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, वो क्या करते हैं? इस तरीके के सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत बेनिफिट भी होता है। ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा और बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है। ठीक है। बढ़े आगे। जी सर। इसको पढ़िएगा जरूर, जैसे क्लास खत्म होना तो इसका हिंदी वाला भी दे ही दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, तो इंग्लिश हिंदी जिसमें भी समझ में आए, लेकिन आप इसको पढ़ा कीजिए पीडीएफ को, जितना पढ़ा देते हैं तो आपको याद हो जाएगा तुरंत। अब देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अब मुद्दा क्या आया कि क्या कहते हैं कि किसको लोन दिए हैं, कौन लोन लौटाएगा नहीं लौटाएगा। लोन तो सिर्फ मतलब कि छोटे स्तर पे व्यक्ति के स्तर पर नहीं होता है, लोन तो भारत सरकार भी लेती है, लोन तो बिहार सरकार भी लेती है, लोन तो बड़ा बड़ा लोन भी होता है। ठीक है। तो अब मान लो भारत सरकार लोन लिया है तो वो पैसा लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा, इसका फैसला किस बात पे होगा? कि भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। अब जैसे बांग्लादेश में अचानक से क्राइसिस आ गया,
तो अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इस बात का डर लग रहा है कि पहले बांग्लादेश जब शेख हसीना के कंट्रोल में थी, बांग्लादेश काफी तरक्की कर रहा था, तो कोई भी वर्ल्ड बैंक हो, चाहे क्या कहते हैं IMF हो, कोई भी उसको लोन देने के लिए तैयार था कि हाँ भाई बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, तो आज नहीं तो कल पैसा बांग्लादेश लौटा देगा। अब मान लो बांग्लादेश में आ गया क्राइसिस, अब कोई बैंक इसको लोन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा ना। वर्ल्ड बैंक लोन देना चाहेगा, IMF लोन देना चाहेगा, चीन लोन देना चाहेगा, भारत लोन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। क्यों नहीं देना चाहेगा? उसका क्रेडिट खराब हो गया। ठीक है, तो ये तो बांग्लादेश में एक्चुअली क्राइसिस आ गया तब ना आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ क्रेडिट मतलब कि उसका क्रेडिट खराब हो गया है। जैसे कि मान लो किसी देश का अर्थव्यवस्था अंदर अंदर खोखला होना स्टार्ट हो जाए, जैसे नोटबंदी हुआ था भारत में, किसको पता था खोखला हो जाएगा अर्थव्यवस्था अंदर अंदर? GST लागू हुआ, अर्थव्यवस्था को काफी धक्का पहुंचा था। तो ये आम जनता को क्या कुछ समझ में आता है इस बात का? ठीक है, क्या कोई मतलब कि दूर बैठा बिजनेसमैन जो कि न्यूजीलैंड में बैठा है, वो इस बात का डेली न्यूज नहीं ना पढ़ता है कि नोटबंदी से भारत में जो है कि भारत का इकोनॉमी खराब होने वाला है, या फिर कुछ इकोनॉमी में ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो कि आदमी को समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रहता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या काम है कि वो इन्हीं इकोनॉमिक्स के माइक्रो फाइनेंशियल चीजों को क्या करते हैं, रीड करते रहते हैं कि मोदी जी ने कौन सा डिसीजन लिया, नोटबंदी किया कि नहीं किया, GST वाला डिसीजन लिया। मान लो कि अभी जो है कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आया है, हो सकता है इसका अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा देना पड़ जाएगा इनको। ये कौन हेलो, स्क्रीन दिख रहा है क्या? कट गया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, वो एजेंसी उस मतलब कि देश पे नजर बनाए रखती है कि इस देश का अर्थव्यवस्था ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सरकार लोक लुभावन खाली फैसले तो नहीं करते जा रही है कि सबको 2-2 करोड़ रुपया बांट देंगे, ठीक है, कि फ्री में बिजली या फ्री में घर, फ्री में राशन, सब चीज फ्री फ्री, तो वैसे तो देश नहीं ना चलता है। तो उसी के लिए क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट दिया करती है, रेटिंग दिया करती है कि ये A रेटिंग का काम देश है, ये B रेटिंग का देश है, ये C रेटिंग का देश है, ये A++ का रेटिंग का देश है। जैसे अमेरिका का रेटिंग एकदम बढ़िया फ्रेश मिलेगा, जैसे भारत का रेटिंग चलो ठीक है मिडिल क्लास का B रेटिंग मिलेगा। अब जैसे बुरुंडी का रेटिंग क्या मिलेगा, उसको D टाइप का रेटिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कि 6 क्रेडिट रेटिंग कंपनी भारत में है, उसका आप नाम जान लें। ठीक है, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी होता है, उसी के द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें जो है कि 6 रेटिंग कंपनी है, क्रिसिल है, ICAR है, CARE है, SMER है, फिच इंडिया है सॉरी, फिच इंडिया इसलिए है क्योंकि फिच वर्ल्ड में भी चलता है, ठीक है, इसलिए उसका एक ब्रांच इंडिया में है, उसको फिच इंडिया बोलते हैं हम लोग। उसके बाद ब्रिक वर्क रेटिंग है, ये जो है कि इस तरीके से भारत का ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी है? तो फिच रेटिंग, ठीक है, जैसे फिच इंडिया इसी का एक ब्रांच है, वो मतलब कि सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में है। जैसे एप्पल इंडिया होता है ना जी, उसी तरीके से ये, जैसे गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, उसी तरीके से फिच इंडिया। ठीक है, फिच रेटिंग है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ये नामी रेटिंग एजेंसी है। मूडीज है, इन्वेस्टर सर्विस है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। जैसे देखो ये फिच हो गया ना, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया और मूडीज हो गया, ये काफी नामी रेटिंग एजेंसी है। ये अगर किसी देश का रेटिंग खराब कर देना, वहां पे इन्वेस्टमेंट आना भी बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि इन्वेस्ट कौन करेगा, अर्थव्यवस्था अगर ठीक से चलेगा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। ठीक है, और यही 3-4 कंपनी मिलकर के फिच हो गया, क्या कहते हैं, मूडी हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, इन्वेस्टर सर्विस हो गया। ठीक है, ये सब मिलकर के पूरे विश्व का 95% रेटिंग बिजनेस यही देखता है। कारण इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे के सारे यूरोपियन बेस्ड रेटिंग एजेंसी है, और अगर भारत से संबंध अगर खराब हो तो हो सकता है कुछ कुछ मामलों में कभी कभी वो उल्टा पुल्टा रेटिंग भी कर देता है कि नहीं ये तो भरोसे लायक देश नहीं। तो कभी B रेटिंग कर देगा, कभी A करेगा, तो कभी जो है कि C कर देगा, कुछ कुछ ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन रेटिंग अच्छा रहता है, ऐसा बहुत खराब रेटिंग इन लोग नहीं करता है, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से करता है। रेटिंग एजेंसी समझ में आ गया? बढ़िया आगे। यस सर। ठीक है, अब आते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो पे। देखिए जो RBI गवर्नर का सिलेक्शन होता था वो किस बॉडी के द्वारा उसका चयन होता था, बताओ तो जरा। फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे हाँ सही बता रहा है, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर। देखो फाइनेंशियल सुनो, सिलेक्शन RBI का जो RBI के गवर्नर का जो सिलेक्शन होता था उसके लिए एक कमेटी था, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। उसके द्वारा क्या होता था, वो हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा RBI गवर्नमेंट का जो है कि
वो सर्च होता था, उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लगाती थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं है ना कि आरबीआई का गवर्नर ही नियुक्त होगा, वो स्टेट बैंक इंडिया का चेयरमैन होगा, फिर वो कैनरा बैंक का चेयरमैन होगा, बड़े बड़े पोस्ट पे बैंकिंग में एमडी सीएमडी कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो सब ऐसे ही तो प्रमोशन से नहीं ना बन जाएगा, किसी ना किसी में कोई कोई क्वालिटी भी तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति परफेक्ट है। ठीक है, तो वही जो चेयरमैन होता है ना, इन सब तरीके के लोग जो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन हो गए, एमडी हो गए, सीएमडी हो गए, जो बहुत हाई पावरफुल लोग होते हैं बैंक के मालिक टाइप का मामला समझ लो, वो सरकार की कंपनी रहती है एक्चुअली। ठीक है, तो उन लोगों का सिलेक्शन यही बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो किसके अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कि वो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंसल्ट करने के बाद जो है कि आरबीआई वगैरह के, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसके बाद कैनरा बैंक हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन लोगों के चेयरमैन का इन लोगों ये क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो उसके लिए एक बोर्ड बैठता है, उसको बोलते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। और ये क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी 2019 में, यूपीएससी 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द आरबीआई गवर्नर डज नॉट, ये बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद आप समझिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, इसको समझो ऐसे कि मान लो कि क्या तुम्हारा मतलब कि क्या कहते हैं, एक बार हम भी गए थे बैंक में खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, तो अपने मतलब कि लोकेलिटी से थोड़ा सा हट के दूसरे जगह चले गए थे, उसमें बाहर में रहते तो वहां पढ़ते थे ना, तो सोचे कि यहीं खाता खुलवा लेते हैं, तो आज नजदीक रहेगा पैसा निकालने में। तो मना कर दिया मेरा खाता खोलने से कि नहीं, तुम्हारे एरिया में जो है ना, वहां पे मेरे बैंक का ब्रांच है, तुम वहां खाता खुलवाओ, हमारे यहाँ मत खुलवाओ। बोले सर हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो पैसा हम निकालने कहाँ जाएंगे, थोड़ी ना वहां जाएंगे, हम पैसा जमा कैसे करेंगे यहाँ से। तो बोला कि देखो, हमारे बैंक में है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हारा खाता ठीक है उस क्षेत्र के बैंक में कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे बैंक से पैसा जमा भी कर सकते हो, पैसा निकाल भी सकते हो, और बैंक का बहुत सारा ऑपरेशन जो है ना, तुम अपना पासबुक लेकर के आओगे तो हम कर देंगे। ठीक है, तो अब तो मेरा बहाना काम ही नहीं कर रहा है कि स्टेट बैंक तो तुम्हारे इलाके में ही है, तो तुम मेरे यहाँ पे मेड ब्रांच में खुलवाने क्यों आ गया। ठीक है, इसको बोला जाता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, आसान बात में आप समझो कि ये एक नेटवर्क है ऑफ बैंक ब्रांचेज, मतलब सेम बैंक के ब्रांचेज का नेटवर्क है, which allows customer to manage their accounts and use various banking facility from any part of the world। ठीक है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता जो है कि बिहार में है, हम मान लो हम जाएंगे क्या कहते हैं कि क्या पंजाब चले गए या फिर कहीं और दिल्ली चले गए, तो वहां के किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जा करके अपने खाता के संबंधित पैसा जमा करना निकालना, ये सब बहुत सारा काम, चेक वेक वाला सब काम जो है कि वहां से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर एक नेटवर्क, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया मुद्दा? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, मतलब कि जो जैसे मान लो स्टेट बैंक का जो पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रांच है ना, सब ब्रांच एक से दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से लिंक है। तुम्हारा खाता किसी भी बैंक के किसी भी मतलब स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में है, लेकिन तुम अपने खाता से संबंधित कार्य जो है किसी और भी जगह से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, पहले क्या होता था, जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं था ना, तो तुमको पैसा निकालना है तो तुमको अपने ही बैंक ब्रांच में अपना पासबुक लेके जाना पड़ेगा, तभी तुमको पैसा देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खाता उसी ब्रांच में है, नहीं तो पैसे नहीं देगा तुमको। कोर बैंकिंग सोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा खाता बिहार के ब्रांच में है, लेकिन तुम पासबुक लेके बैंक चले जाओ दिल्ली वाला स्टेट बैंक के ब्रांच में, तो भी वहां तुम पैसा निकाल सकते हो। या चेक क्लियरेंस का काम जो भी होता है, बैंक का बहुत सारा काम होता है, वो सब तुम करवा सकते हो। इसी को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बोला जाता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, 2016 12-14 के आसपास यही आया था, यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या पढ़ने के लिए इसमें बचा है वो बता देते हैं। एक तो अभी बासेल नॉर्म का जिक्र किया मैंने, बासेल नॉर्म को डिटेल में इसमें पढ़ना भी है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आया था, जैसे नरसिम्हन कमेटी, ये सीडीपीओ में पूछ लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर वर्मा कमेटी, ये पूछ लिया था। उसके बाद फिर कैमल पैरामीटर्स है, उसके बाद फिर मिशन इंद्रधनुष है, ये इनको पढ़ना है। उसके बाद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होता है,
इसको पढ़ना है, इसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये तुम जानता होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट 4-5 मिनट है और बता देते हैं, ये आसान टॉपिक है। देखो, बैंक जैसे कि लोन दिया, ठीक है। लोन देने के बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है कि अगर 90 दिन तक वो व्यक्ति आया ही नहीं लोन चुकाने के लिए 90 दिन तक, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये आसान टॉपिक, इसको समझ लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। एनपीएसी को बोला जाता है, ये चर्चा में रहते रहता है। तो इसका नियम यही है कि 90 दिन तक कोई व्यक्ति ने लोन लिया और 90 दिन तक ना अपना इंटरेस्ट चुकाने के लिए बैंक आया और ना ही अपना प्रिंसिपल चुकाने में से कुछ भी लेने के लिए आया, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि ये जो आपने लोन दिया था, ये जो एसेट आपका बना था, मतलब बैंक ने जो लोन दिया वो तो बैंक का एसेट हो गया। अब समझो इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि आपने जो एसेट क्रिएट किया, बैंक ने जो लोन दिया वो एक एसेट हुआ। आपने जो एसेट क्रिएट किया वो जो है कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब कि उसका लोन देने के बाद क्या होना चाहिए कि हर महीने उसका इंटरेस्ट और थोड़ा बहुत प्रिंसिपल जो भी मतलब उसके टर्म एंड कंडीशन में वो बैंक में लौटना चाहिए, लेकिन वो लौट नहीं रहा है। और 90 दिन तक अगर वो घूम के लोन वापस करने के लिए आया ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है कि 90 दिन के बाद इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाला जाता है, ठीक है। कि अब ये बंदा सही आदमी नहीं है, इसको पकड़ो, इसको देखो ये कौन है, पैसा लेके भाग गया है। तो उसको क्या करेगा, एक स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालेगा। उसको बोला जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वही लिखा हुआ है। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन कॉर्पस लोन होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन लोन होता है। तो वो 2 करोड़ रुपए का होता है और 1 करोड़ रुपए का। उतना दिमाग नहीं लगाने का, खाली समझने का कि ये होता क्या है और नहीं क्या होता है, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट जी प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर काफी ये बैंकिंग वाला चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा है। उसको एटीएम है, एटीएम में भी ग्रीन लेवल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, बैंक लेवल एटीएम क्या होता है, ये सब पढ़ना है। एनपीसीआई है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है। वही दो एटीएम को कौन चलाता है? स्विच एक सर। है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एनपीसीआई बोलते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर एक है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस। एनएफएस ही सारे जो है कि एटीएम को चलाता है, ऑपरेट करवाता है, ठीक है। वो उसका नेटवर्क बनता है ना कि पैसा कोई डाला कोई निकाला, उसका सारा पीछे से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हैंडल करता होगा ना, उसको बोला जाता है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। और ये होता क्या है एटीएम का फुल फॉर्म? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर टेलर मशीन। मशीन। एनी टाइम मनी नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ना है कि ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है। तो व्हाइट लेवल एटीएम क्या होगा? व्हाइट प्राइवेट लेवल बैंक का एटीएम होगा सर। ऑन्ड एंड ऑपरेट बाय ए थर्ड पार्टी, इसको बोला जाएगा। और व्हाइट लेवल मतलब कि जैसे देखा होगा ना कि कुछ सिस्को उसको कुछ कंपनी है वो एटीएम चलाती है, ठीक है। वन इंडिया करके एक कंपनी है वो एटीएम चलाती है। वो क्या करती है कि स्टेट बैंक से ठेका ले लिया एटीएम चलाने का, ठीक है। और स्टेट बैंक हिटाची। का पैसा ला करके अपने से मतलब वन इंडिया के एटीएम में डाल दिया। और तुम जब उस एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाओगे, तुम्हारा पैसा तुम्हारे एसबीआई के अकाउंट से निकल जाएगा, मतलब किसी भी से निकल जाएगा पैसा। लेकिन वो बैंक का एटीएम नहीं होता, वो उस कंपनी का एटीएम होता है। उसके बदले वो कुछ फीस लेता है बैंक से, क्योंकि बैंक को अपना एटीएम रन कराना महंगा पड़ जाता है ना, कि बैंक का ब्रांच भी खोलेगा, एटीएम भी लगाएगा, उसका सिक्योरिटी गार्ड, फिर एसी वेसी। उससे अच्छा है कि किसी कंपनी को ठेका दे दो। तो जो ठेका वाला एटीएम होगा उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट लेवल एटीएम, हाँ ठीक है। अब बताइए कि आप लोग याद करके आए हैं वो जो दिए थे याद करने के लिए ट्यूटोरियल वाला? जी।